नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 टाइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में चुनावों को देखते हुए जो हिंसा हुई है उस पर। ये पहला साबका नहीं है कि किसी प्रदेश में चुनाव हो और वहाँ हिंसा न हो। पश्चिम बंगाल पिछले 3 दशकों से, खास करके जब से वहाँ पर लेफ्ट की सरकार गई है और उस सरकार को हटाने में भी ममता बनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हिंसा हुई थी। लेकिन इधर पिछले 3 दशकों में हिंसा पश्चिम बंगाल का एक स्वभाव बन गया है। पश्चिम बंगाल की क्यों कहें, यूपी में भी इलेक्शन के समय हिंसा होती है, बिहार में भी हिंसा हुई। कमोबेश जिन जिन राज्यों में इलेक्शन प्रस्तावित होता है, वहाँ इलेक्शन से का माहौल ही हिंसा से बनाया जाता है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आखिर चुनावों से पूर्व हिंसा क्यों? हम आप सब जानते हैं कि हिंसा वो विषय वस्तु है जिससे वोट बैंक मैनिपुलेट किया जाता है। लोगों के सोचों को उबार कर, उनकी भावनाओं को उद्वेलित कर, हिंसा के माध्यम से उन भावनाओं को संग्रहित किया जाता है। उसके बाद वोटों में घटाव और बढ़ाव लाया जाता है। सामान्य प्रक्रिया है। परंतु विषय ये है कि क्या सभ्य समाज को इस तरीके की चुनावी हिंसा स्वीकार करनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में, जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की काउंटेबिलिटी है, ऐसे समाज में, ऐसी व्यवस्था में ये चुनावी संघर्ष जो कि जातीय हो जाते हैं, जो कि धार्मिक हो जाते हैं, ये उन्माद, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है और न ये होना चाहिए। और इसका कहीं बहुत बड़ा जिम्मेदार भारत का एक, आज अगर हम चुनाव आयुक्त की बात छोड़ दें तो असक्षम चुनाव आयुक्त है। एक सीनियर आईएएस जो किसी किन्हीं कारणों से किसी सरकार का बड़ा चहेता रहा हो, उसको मात्र इसलिए चुनाव आयुक्त बना देना कि उसने उस पार्टी विशेष के लिए सेवाएं दी हैं या बड़ा ईमानदार व्यक्तित्व रहा है, इतना पर्याप्त नहीं। हिंदुस्तान का चुनाव आयुक्त, मुझे कहने में दो राय नहीं, एक अनुपम उदाहरण है स्वर्गीय सेशन। हिंदुस्तान को चुनावों के लिए टी.एन. सेशन जैसा व्यक्तित्व चाहिए, न कि एक केवल ईमानदार या सत्ता का खास। क्यों कर होती है हिंसा? जब एक आम आदमी जानता है, हम आप चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी उन्मादों से वोट बैंक मैनिपुलेट होता है, तो ये भी तो एक तरीके का लोभ है। लोगों की भावनाओं को भड़काना, चुनाव से ठीक पहले तथाकथित सामाजिक धार्मिक मुद्दों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर उसमें बलवा करना, दंगे करना, हत्याएं होना, पार्टियों के समर्थकों का आपस में भिड़ाव, और उसके बाद भी हम चुनावों को तरजीह देते हैं। क्या मजाक है? छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हर तीसरे दिन टीवी पर आकर के कहते हैं कोरोना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और चुनावों की इतनी महत्ता, इतनी सरकार बनाने की जल्दी कि कोरोना काल में चुनाव हो रहे। ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या कोरोना में रैलियों में भीड़ 100% सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही है? तो उन नेताओं पे क्यों नहीं एफआईआर हो रही है जो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करके भीड़ के रूप में अपनी सभाओं में लाते हैं केवल सत्ता के लिए? तो क्या आज भारत के लोकतंत्र का जन कल्याण केवल चुनावों पे निहित है? वो भी उन चुनावों में जिन चुनावों से आज तक भारत का कोई फायदा नहीं हुआ। ये चुनाव तो महज इसलिए होते हैं कि एक सब पार्टी की सत्ता बनेगी, उसके नेता कमाएंगे धमाएंगे और जनता वहीं की वहीं रह जाएगी। किसान आंदोलन का मामला ले लीजिए। अगर किसान को लगता है कि इसमें उसका फायदा नहीं है और सरकार कह रही है इसमें उसका बड़ा फायदा है, तो क्यों नहीं एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कशन होता है? आप आरोप तो लगा देते हैं। मैं माननीय पीयूष गोयल जी का एक ट्वीट देख रहा था कि वामपंथ ने इसको हाईजैक कर लिया, तो आपने अवसर क्यों दिया? जिस समय किसान बिल ड्राफ्ट हो रहा था उस समय क्यों कर नहीं? क्या ये एक पक्षी मंशा चलेगी? ये तानाशाही का द्योतक नहीं?
कि आपके 10 सांसदों ने 20 सांसदों ने बैठ करके सो कॉल्ड आपके क्या कहते हैं थिंक टैंक ने बैठ करके डिसाइड कर लिया कि ये होना है, हो गया। ये तो लोकतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने भाजपा में इसलिए विश्वास नहीं जाहिर किया कि भाजपा जो चाहेगी वो करेगी। यही तो कांग्रेस करती थी। अंतर क्या रह गया? किस बदलाव की बात कर रहे हैं? आज अगर हम आप राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई हरकत गंदी करते हैं तो तुरंत राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। भाई महबूबा मुफ्ती पे क्यों नहीं किया गया? उन्होंने तो स्पष्ट मना किया था, तिरंगा नहीं लहराएंगे, नहीं लहरने देंगे। क्यों कर नहीं देशद्रोह का मुकदमा फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध लगा? इसमें तो शासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिन्होंने कहा था 370 लगाने के लिए हम चीन की मदद लेंगे, यही तो पाकिस्तान कहता है। आप मुद्दा बना रहे हैं, उस मुद्दे का भावनात्मक दोहन कर रहे हैं, समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं। ये कमोबेश वही स्थिति है जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चले थे। एक नेता के खरोच नहीं आई, कितनी पब्लिक मारी गई। तो क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र केवल पब्लिक की बलि पे चढ़ेगा? एक महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर क्यों कर हिंदुस्तान का विरोध करने वाली पार्टियां सत्ता में हैं? क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट कि मेरी बेटियां केवल मुस्लिम बेटियां, क्या हिंदुस्तान की संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप है? और यदि नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में एक प्रदेश की भागदौड़ क्यों दी गई? क्या इतना निरीह, कमजोर और असक्षम हिंदुस्तान का संविधान है? नहीं, ये बाबा साहब का संविधान नहीं। ये संविधान के उन तथागत माननीयों का है जिन्होंने अपने स्वार्थ पूर्ण के लिए हिंदुस्तान के संविधान में इतने संशोधन किए हैं। वो बाबा साहब की सोच का संविधान मर गया, दब गया उन संशोधनों में। उसकी मूल आत्मा की हत्या कर दी गई और तथाकथित बाबा साहब की भावना को, भाषा को बेचने वाली राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इसी आधार पे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई, शासन सत्ता का शुभ होगा, वो क्या कहती हैं? तिलक तराजू और तलवार। क्या मजाक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संविधान की प्रस्तावना में लिखते हैं कि भारत में किन्हीं भी कारणों पे या आधार पर वर्ग, जाति, भाषा, लिंग का विभेद नहीं किया जा सकता है। और उनकी अनुयायी पार्टी कहती है तिलक तराजू और तलवार। ये मजाक है मित्रों। और ये इसलिए है कि हमारी सरकारी योजनाओं में तो साक्षरता की दर बढ़ रही है, परंतु हकीकत ये कि हम साक्षर नहीं, हम शिक्षित नहीं हो पा रहे। साक्षर तो हम हुए जा रहे हैं, अपने दस्तखत कर लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं, नाम बोल लेते हैं, परंतु हम शिक्षित नहीं हो पा रहे। और न शिक्षा पर भारत सरकार का कोई जोर है। भारत सरकार उसी पद्धति पे चल रही है जो 1828 में लॉर्ड मैकाले ने प्रस्तावित की थी कि हिंदुस्तान में गुलाम पैदा करो, अंग्रेजों की मानसिकता के गुलाम पैदा करो, जिससे अंग्रेजियत कायम रहे। और देश का दुर्भाग्य देखिए, 74 सालों से हमारी जनता की चुनी हुई सरकारें उसी गुलामी की मानसिकता की शिक्षा व्यवस्था को खो रही है। मैंने अपने पहले किसी वीडियो में एक में आपके साथ शेयर किया था कि हिंदुस्तान की शिक्षा एक आदर्श समाजवादी शिक्षा थी। जिस समय अयोध्या के युवराज राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ने गए थे, तो वो अयोध्या के उसी जन सामान्य के बच्चों के साथ उसी सामान्य तरीके से रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे जैसे वो बच्चे ग्रहण करते थे। और आज बेसिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा परिषद के संचालित विद्यालयों में किसी नेता, मंत्री या बड़े अधिकारी का बेटा पढ़ने नहीं आता। और बात हम समाजवाद की करते हैं, इंडिया द सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या मजाक है। अरे डूब मरना चाहिए इन राजनेताओं को, अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत शामिल हो। कि जिस संविधान की दुहाई देकर के आप शासन सत्ता पाते हैं, उसी संविधान को इस तरह भूलूषित कर रहे हैं। शर्म की बात है उन अफसरशाहों के लिए जो संविधान के ऊपर हाथ रख करके और संविधान व देश की सेवा की शपथ खाते हैं। उनके बच्चे अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम विद्यालयों में पढ़ करके हिंदुस्तान पर नियंत्रण कर रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं वी आर द फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री। मजाक है।
मजाक है मित्रों, ये शर्मसार भी करने वाली बात है और ये एक भद्दा मजाक है हिंदुस्तान की संविधान से, हिंदुस्तान की व्यवस्था से। ये सिद्ध करती है कि हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मात्र 5 वर्ष में एक बार वोट डालने का अधिकार देती है और ये मजाक हमारे साथ सरकार कर रही है, ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। क्या भद्दा मजाक है कि हमारा चुना विधायक या सांसद जब चाहे अपनी निष्ठा परिवर्तित करके अपने विरोधी पार्टी में शामिल हो सकता है, पर एक बार वोट देने के बाद हमको अधिकार नहीं है कि हम अपना वोट वापस ले सकें। हिंदुस्तान की व्यवस्था में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम 5 साल में नहीं 5 बार तो 2 बार अपने सांसद या विधायक का सोशल ऑडिट कर सके, सामाजिक लेखा उसका प्रस्तुत कर सके। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने सांसद विधायक से ये पूछ सके कि आदरणीय आपने अपने कार्यकाल में हमारे लिए क्या किया, नालियां बनवाई, रोडें बनवाई, कितना कमीशन लिया, जनता का कल्याण कहा हुआ, कितने बार उसने हमारे व्यवहारिक मुद्दों को सदन में उठाया, हम नहीं पूछ सकते हैं। और आरटीआई वो एक्ट जिसने एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, आरटीआई एक्ट 2005, जिसपे चल करके कांग्रेस की स्थापित सरकार बदल गई थी, अगर आपको याद हो 2G घोटाला। तत्कालीन कैग ने आरटीआई के जरिए वो खुलासे किए कि जिसको लेकर सरकारें बदल गई, एक देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया और इसी सरकार ने उसके पर कतर दिए। ये नहीं पूछ सकते, ये नहीं पूछ सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? केवल टैक्स दे सकते हैं। टैक्स उगाने का जरिया है और हम बोल ना सके, इसलिए चुनावी हिंसा के नाम पर संगठित अपराधियों के समूह तैयार किए जा रहे हैं जिसमें मारा निर्दोष जाता है। ये बड़ी शर्मनाक है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान की शासन सत्ता के लिए, हिंदुस्तान के समाज के लिए। और बड़ा दुर्भाग्य है विश्व गुरु बनने जा रहे हिंदुस्तान के उस विद्वान समाज के लिए भी। हम आप ऐसी विभाग चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको लाइक करिए। नमस्कार।